वेलकम बैक टू पनेशिया आजकल। तो आज आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एडिटोरियल सेशन में। और ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए मैं सीधे बात करूंगा 6 तारीख के द हिंदू के एक बहुत ही अहम एडिटोरियल की, जहां पर बात की गई है गवर्नर से जुड़ी पावर्स की। कुछ कंट्रोवर्सी आ गई है गवर्नर को लेकर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये न्यूज क्या है, एक्चुअली में हुआ क्या है। देखिए, हम जानते हैं कि हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 क्या कहता है कि जब कोई बिल गवर्नर के पास जाता है, कोई बिल जिसे स्टेट लेजिस्लेचर पास कर देती है और वो गवर्नर के पास जाता है, तो गवर्नर के पास क्या क्या पावर्स हैं। आपने सुना होगा, गवर्नर अपनी एसेंट दे सकता है, अपनी मंजूरी दे सकता है। गवर्नर अपनी एसेंट को विड्रॉ कर सकता है या विदहोल्ड कर सकता है, मतलब रिजेक्ट कर देगा बिल को। गवर्नर उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है। कुछ सर्टेन केसेस में वो उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है, या फिर वो उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है स्टेट लेजिस्लेचर के पास फिर से। तो हम जानते हैं दोस्तों, जैसा कि सेंटर में प्रेसिडेंट के पास पावर होती है बिल को लेकर, लगभग वैसी ही पावर्स हम देख सकते हैं कि गवर्नर के पास भी होती है। तो यहां पर कंट्रोवर्सी क्या आ गई है केरला और तमिलनाडु में। तो केरला और तमिलनाडु में हुआ क्या है, तमिलनाडु के गवर्नर ने एक बिल के लिए कह दिया है कि इस बिल को तो भाई मैं भेजूंगा प्रेसिडेंट के कंसीडरेशन के लिए, जबकि केरला में गवर्नर ने कहा है कि मैं इस बिल को एसेंट दूंगा ही नहीं, इस बिल को मैं अपनी सहमति या अपनी मंजूरी नहीं दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर मसला है दो स्टेट्स का। सबसे पहले बात हुई है तमिलनाडु की, जहां तमिलनाडु के गवर्नर ने नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, इससे जुड़े बिल को काफी डिले किया और उसके बाद प्रेसिडेंट के लिए इसे रिकमेंड कर दिया कि इस बिल को मैं प्रेसिडेंट के पास भेजूंगा। जबकि केरला में क्या हुआ है, केरला में एक लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल और एक केरला यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल को लेकर गवर्नर ने साफ इनकार कर दिया कि मैं इसे अपनी मंजूरी नहीं दूंगा, अपनी सहमति नहीं दूंगा यहां पर। तो इस मुद्दे को लेकर, इन दो मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि गवर्नर की पोजीशन एक्चुअली में क्या है और कहां पर लूप होल्स देखने को मिलते हैं। तो देखिए, हम अक्सर देखते हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नर और जनता द्वारा चुनी गई सरकार जो कि राज्य में होती है, उनके बीच क्लैशेस देखने को मिलते हैं। गवर्नर कौन होता है? गवर्नर एक तरह से हम कह सकते हैं वो सेंटर का एजेंट होता है किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में, जिसे वहां पर इस बात को इंश्योर करना है कि सरकार जो है वो सुचारू रूप से अपना काम कर सके। मतलब किसी भी राज्य में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ठीक से अपना काम कर सके। इसके लिए गवर्नर उन राज्य सरकारों की मदद भी करता है, साथ ही साथ वो राज्य सरकार पर नजर भी रखता है ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट काम कर भी रही है या नहीं। और आपने सुना होगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो गवर्नर कैन रिकमेंड द इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। वो राष्ट्रपति से शिकायत कर सकता है कि ये पर्टिकुलर राज्य की सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, संवैधानिक प्रावधानों के तहत यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के तहत काम नहीं कर रही है, तो अब यहां पर राष्ट्रपति शासन या फिर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। लेकिन अक्सर देखा गया है, क्योंकि गवर्नर जो होता है वो सेंटर की तरफ से नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, इसीलिए कहीं ना कहीं एक क्लैश आता है कि जो चीफ मिनिस्टर है राज्य का, जो चीफ मिनिस्टर है उसकी सरकार जो चुनी गई है वो इलेक्शन के जरिए चुनी गई है, उसने इलेक्शन जीता है। जबकि गवर्नर जो होता है वो बिना किसी इलेक्शन के आता है और उसे सीधा अपॉइंट किया गया है। क्या रिक्वायरमेंट है गवर्नर के लिए? भारत के नागरिक होना और एक एज क्राइटेरिया है 35 इयर्स। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक क्लैश देखने को मिलता है और आज हमें यही डिस्कस करना है कि जो यहां पर गवर्नर है इसकी क्या क्या पावर्स हैं अंडर आर्टिकल 200। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अंडर आर्टिकल 200 गवर्नर के पास 4 ऑप्शन होते हैं। तो इन्हीं ऑप्शंस का इस्तेमाल किया गया है यहां पर। तो यहां पर गवर्नर ने क्या किया है, गवर्नर हम देखते हैं आर्टिकल 200 में कि आर्टिकल 200 में उसके पास होते हैं टोटल 4 ऑप्शन। होता क्या है, एक्चुअली गवर्नर अपनी एसेंट को आमतौर पर विदहोल्ड नहीं करता है। एसेंट विदहोल्ड करने का मतलब क्या है?
एसेंट विदहोल्ड करने का मतलब है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए किसी बिल को अपनी सहमति देने से मना कर देता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है ज्यादातर, बिकॉज देखिए, अगर एक राज्य की जो विधानसभा है यानी स्टेट लेजिस्लेचर है, उसने अगर कोई बिल पास किया है, उस लेजिस्लेचर को चुना है जनता ने। गवर्नर को जनता ने नहीं चुना है, लेजिस्लेचर को जनता ने चुना है। और अगर स्टेट लेजिस्लेचर किसी बिल को पास कर रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जनता ने उसे मैंडेट दिया है, वो सरकार बनी है और इलेक्शन के द्वारा बनी है और वो किसी बिल को पास कर रही है। तो एक तरह से अगर गवर्नर अपनी एसेंट को विदहोल्ड करता है या नामंजूरी देता है बिल को, तो कहीं ना कहीं वो हम कह सकते हैं कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार या विधानसभा के खिलाफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ही इज गोइंग अगेंस्ट द पीपल्स एस्पिरेशंस, कहीं ना कहीं ही इज गोइंग अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या कहता है कि सरकार को कौन चुनेगा? जनता चुनेगी। इसीलिए ज्यादातर केसेस में गवर्नर अपनी एसेंट को विदहोल्ड नहीं करता है। यहां पर एक बात समझने वाली है कि अगर गवर्नर ने अपनी एसेंट को विदहोल्ड कर दिया तो क्या होगा? तो बिल नामंजूर हो जाएगा, वो बिल कानून नहीं बन पाएगा। तो यहां पर ऑथर ने जिक्र किया है यूनाइटेड किंगडम का और इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स का। यहां राइटर का कहना है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं हम, कि यूनाइटेड स्टेट्स में अगर किसी पर्टिकुलर बिल को राष्ट्रपति ने वहां पर नामंजूरी दे दी, तो आप देख सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर बिल को अगर उसने अपनी एसेंट रिफ्यूज कर दी, नामंजूरी दे दी, तो उसके बाद अगर हाउस ने फिर से उसे पास कर दिया तो वो बिल कानून बन जाता है। मतलब यह है कि यूके और यूएस जैसे देशों में जो एसेंट को विदहोल्ड करने की बात की गई है वो सिर्फ कागजों पर है। अगर सच्चाई में उस एसेंट को विदहोल्ड कर भी दिया जाए या बिल को नामंजूर कर दिया जाए, तो फिर भी लेजिस्लेचर क्या कर सकती है? उस बिल को दोबारा पास कर सकती है और कानून बना सकती है। जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में अगर गवर्नर ने अपनी एसेंट को विदहोल्ड किया यानी कि बिल को नामंजूर कर दिया, तो वो कानून नहीं बन पाएगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि एक केस का जिक्र किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं, रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर। इसमें एक बात कही गई थी, अगर गवर्नर किसी बिल को अपनी एसेंट नहीं देता है यानी कि मंजूरी नहीं देता है, या फिर प्रेसिडेंट भी यही काम करता है कि बिल को अपनी मंजूरी नहीं देता है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 361, जो कहता है अगर किसी बिल को लेकर राष्ट्रपति या गवर्नर अपनी एसेंट नहीं देता है, तो उस केस में कोर्ट उनसे यह नहीं पूछ सकता कि आपने इस बिल को रिजेक्ट क्यों कर दिया या अपनी मंजूरी क्यों नहीं दी। अब जाहिर सी बात है, द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन चैलेंज द रिफ्यूजल ऑफ एसेंट बाय द गवर्नर इन कोर्ट ऑफ लॉ। आर्टिकल 361 प्रोहिबिट्स द कोर्ट फ्रॉम इनिशिएटिंग प्रोसीडिंग अगेंस्ट अ गवर्नर और प्रेसिडेंट। मतलब राष्ट्रपति या गवर्नर अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में जो भी फैसला लेते हैं उन पर कोर्ट सवाल नहीं पूछ सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी बिल को वो रिजेक्ट कर देते हैं या अपनी एसेंट नहीं देते हैं, तो कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, उन पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। लेकिन जो मैंने केस का यहां पर जिक्र किया, रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया, सुप्रीम कोर्ट का यहां पर साफ साफ कहना था, आप देख सकते हैं कि यहां पर भले ही कोर्ट ये नहीं पूछ सकता कि आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन कोर्ट प्रेसिडेंट या गवर्नर के मैलाफाइड इंटेंशन को मुद्दा बना सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि गवर्नर ने या प्रेसिडेंट ने किसी बिल को गलत नियत से रिजेक्ट किया है या अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई भी फैसला लेते वक्त उनके इंटेंशंस गलत थे, तो उस चीज को अल्ट्रा वायर्स यानी कि इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है और वहां पर कोर्ट फैसला दे सकता है, वहां पर कोर्ट इंटरफेयर करने की पावर रखता है। तो कुल मिलाकर बात ऐसी है कि जो पूरा एडिटोरियल है इसका निचोड़ यह है कि हमारे देश में जो संविधान है उसने गवर्नर को अंडर आर्टिकल 200 कुछ पावर्स दी हैं बिल को लेकर, जहां वो बिल को अपनी एसेंट दे सकता है, एसेंट विदहोल्ड कर सकता है, रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है स्टेट लेजिस्लेचर के पास, प्लस वो प्रेसिडेंट के पास बिल को भेज सकता है। हालांकि जो यहां पर
तमिलनाडु वाला केस जो मैंने आपसे जिक्र किया, जहां पर शुरुआत में मैंने तमिलनाडु की बात की आपसे, तो तमिलनाडु में जो बिल को राष्ट्रपति के पास भेजने की बात की गई है, तो इसके लिए एक प्रोविजन है। और प्रोविजन क्या है कि अगर कोई बिल हाई कोर्ट की पावर को अंडरमाइन करता है या हाई कोर्ट की पोजीशन को अंडरमाइन करता है, तब गवर्नर उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि जरूरी नहीं कि सिर्फ हाई कोर्ट वाले मैटर में ही गवर्नर बिल को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, ये उसका अपना डिस्क्रिशन भी है। कई मामलों में अगर गवर्नर को लगता है कि यह बिल राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए तो वो भेज सकता है। तो कुल मिलाकर इस एडिटोरियल की अगर हम बात करें तो यहां पर कुछ रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, यहां पर कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है, जहां पर कि गवर्नर जो है, गवर्नर को कुछ ऐसी पावर्स भी दी जाएं और कुछ ऐसे बदलाव भी किए जाएं इस संवैधानिक पद में, जिसकी वजह से जो गवर्नर और राज्य की चुनी हुई सरकार जो है उनके बीच में एक कॉपरेशन एस्टैब्लिश हो सके। सबसे बड़ा रिफॉर्म अगर मैं सजेस्ट करना चाहूंगा यहां पर, तो देखिए गवर्नर के लिए कहा जाता है कि गवर्नर डजंट हैव एनी फिक्स्ड टेन्योर। गवर्नर का कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है। ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब गवर्नर को कभी भी हटाया जा सकता है। इसीलिए आरोप लगता है कि गवर्नर कहीं ना कहीं सेंटर की मर्जी पर काम करता है। दूसरी बात, क्वालिफिकेशन की बात करें तो एज सच कोई क्वालिफिकेशन है नहीं। 35 साल उम्र और भारत का नागरिक होना चाहिए। और ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि केंद्र सरकार जो होती है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो अपने ही एस्टीम्ड और बड़े बड़े लीडर्स को राज्यों का गवर्नर बनाकर भेज देती है। तो ऐसा कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये लोग सेंटर के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये सेंटर का यहां पे डोमिनेंट होना है, इसे कम करना पड़ेगा। सबसे पहली बात मेरे हिसाब से गवर्नर का एक फिक्स टेन्योर कर देना चाहिए, ताकि गवर्नर को पता हो कि मुझे वक्त से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं हटा सकती, तो मैं इंडिपेंडेंट मैनर में सही डिसीजन ले पाऊंगा। तो एक फिक्स टेन्योर होगा उसके पास, तो वो इंडिपेंडेंट मैनर में बिना किसी पक्षपात या बिना किसी डर के वो अपना काम कर पाएगा। ऐसे ही बहुत से रिफॉर्म्स हैं जिनकी जरूरत है गवर्नर की पोस्ट को लेकर। तो हमने देखा इस एडिटोरियल में आर्टिकल 200 को लेकर गवर्नर की कुछ पावर्स और उनसे पैदा हुए कुछ कंट्रोवर्सीज को। तो अब अगले एडिटोरियल की तरफ चलते हैं, जो कि 7 तारीख का है, 7 अक्टूबर, द हिंदू का। और ये बहुत ही जरूरी एडिटोरियल है, जहां पर बात होती है CSR की, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो दोस्तों सबसे पहले समझिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। देखिए, जो भी कंपनीज हैं, जाहिर सी बात है हमारे देश में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो हमारी सोसाइटी के रिसोर्सेस का ही इस्तेमाल करती हैं और अपना प्रॉफिट कमाती हैं। मैन पावर जो उन्हें मिल रहा है वो सोसाइटी से मिल रहा है, जो जमीन उन्हें मिल रही है, जो अलग रिसोर्सेस मिल रहे हैं, वो सब सोसाइटी से ही तो मिल रहे हैं। तो उनका एक कर्तव्य बनता है, उनकी एक ड्यूटी बनती है कि वो इस सोसाइटी के लिए कुछ भलाई का काम करें, अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इस सोसाइटी के डेवलपमेंट में इस्तेमाल करें। और इसी कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2013 में एक क्लॉज ऐड किया गया और यहां पर CSR की बात की गई। और CSR होता क्या है इसे समझना है हमें पहले। देखिए, अगर किसी कंपनी का एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ या इससे ज्यादा है, या फिर उसकी जो नेट वर्थ है वो 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर उसका जो एनुअल प्रॉफिट है वो 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, अगर कोई कंपनी इन तीनों में से किसी भी एक कंडीशन को फुलफिल करती है, तो फिर उसे CSR करना पड़ेगा, यानी समाज की भलाई के लिए उसे कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। और वो हिस्सा कितना होगा? पिछले 3 साल में कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है उसका एवरेज निकालिए और उसके एवरेज का 2% उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा? समाज की भलाई के लिए खर्च करना पड़ेगा। यहां पर अलग अलग सेक्टर्स में इस पैसे को खर्च किया जा सकता है, जैसे कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के लिए, हंगर एलिमिनेशन के लिए, इसके अलावा गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, हेल्थ केयर सेक्टर के लिए, फॉर SC एंड ST क्लास, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, विमेन के एम्पावरमेंट के लिए। आप इनमें से किसी भी जगह पर इस पैसे को खर्च कर सकते हैं CSR एक्टिविटी के लिए। अब यहां पर राइटर ने CSR को लेकर बदलते हुए ट्रेंड
को दर्शाया है, किस तरह से ट्रेंड बदल रहा है सीएसआर का, और यहां कुछ चिंताओं को भी यहां पर जाहिर किया गया है। जैसे कि यहां पर सीएसआर में आपको याद रखना है सेक्शन 135। सेक्शन 135 ही है कंपनीज एक्ट 2013 का, जो सीएसआर की बात करता है। अब यहां पर राइटर का कहना है कि अगर देखा जाए 2014-15 में जो सीएसआर किया गया था 10,000 करोड़ से ज्यादा, वो आज 2021-22 में बढ़कर 24,800 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। तो जाहिर सी बात है, यहां कुछ पॉजिटिव देखने को मिलता है कि सीएसआर पिछले कुछ सालों में सीएसआर बढ़ा है, मतलब इन कंपनियों ने समाज की भलाई के लिए अपना फंडिंग पैटर्न जो है, अपना फंडिंग जो अमाउंट है वो इंक्रीज किया है। लेकिन यहां पर राइटर का यह भी कहना है कि हम श्योर नहीं है इस बात को लेकर, हमारे पास कोई डेटा नहीं है इस बात को लेकर कि क्या वाकई में इन कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ा है इसीलिए सीएसआर बढ़ गया है या कोई और वजह है। जैसे यहां ऑथर का कहना है कि कई कंपनियां ऐसी थीं जो पहले सीएसआर करती ही नहीं थी या बहुत कम करती थी, 2% पूरा करती ही नहीं थी। तो हो सकता है शायद कुछ कंपनीज ने सीएसआर करना शुरू कर दिया हो, या कुछ कंपनीज ने अपना सीएसआर थोड़ा सा बढ़ा दिया हो। इससे यह बात साबित नहीं होती है कि कंपनीज प्रॉफिट में आ गई हैं। हो सकता है कि जो कंपनीज अब तक सीएसआर नहीं कर रही थी उन्होंने शुरू कर दिया होगा, और अगर ऐसा है तो सीएसआर का बढ़ना लाजमी है। इसके अलावा यहां पर इन्होंने एक और डेटा दिया है, जैसा कि इन्होंने दिखाया है कि लगभग 3,000 कंपनीज विद जीरो स्पेंड ऑन सीएसआर, ऐसी कंपनियां 3,000 के लगभग जिन्होंने एक भी रुपया खर्च नहीं किया है। तो इससे यह बात साबित होती है। इसके अलावा यहां पर इन्होंने एक बात और दिखाई है कि अगर किसी कंपनी ने किसी साल अपने 2% की लिमिट को क्रॉस कर दिया, मतलब आपको 2% जो सीएसआर करना था उससे आपने ज्यादा कर दिखाया, ठीक है, मान लीजिए आपका 2% निकलता है 500 करोड़, लेकिन आपने 500 की जगह 700 करोड़ का सीएसआर कर दिया, अच्छी बात है। तो यहां पर ये गाइडलाइन क्या कहती है इस कानून की कि अगर आपने सीएसआर लिमिट को एक्सीड कर दिया तो जितना अमाउंट आपने एक्सीड किया है उसे आप अगले 3 साल में एडजस्ट कर लीजिए। तो यहां पर यह बात गलत है थोड़ी सी। रीजन, आप एक तरह से कंपनीज को डिस्करेज कर रहे हैं ज्यादा सीएसआर करने पर। आप कह रहे हैं कि मिनिमम 2% ही होता है, अगर 2% से ज्यादा कर दिया तो उसे आगे एडजस्ट कर लेंगे। आपको यह कहना चाहिए कि बहुत अच्छी बात है, आपने 2% से ज्यादा किया है, वेरी गुड, अगली बार और ज्यादा कीजिएगा समाज की भलाई के लिए। भाई मिनिमम 2% है ना, मिनिमम 2% है, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है। और जितना अगर कोई कंपनी सीएसआर को बढ़ाती है, अपने 2% से एक्सीड करती है, तो वो तो समाज के लिए अच्छी बात है। आप उसे और एनकरेज कीजिए और बोलिए कि आगे आने वाले सालों में आप और सीएसआर बढ़ाइए अपना, इससे समाज की भलाई होगी, सोशल सर्विसेज को और बढ़ावा मिलेगा। दूसरी तरफ यहां पर इनका यह कहना है कि इस बात का अभी तक एक बहुत ही चिंता वाली बात यहां पर है कि जो सीएसआर है वो एनवायरनमेंट को लेकर काफी कम खर्च होता है सीएसआर में। यहां जैसा कि इन्होंने दिखाया भी है कि एजुकेशन पर 37% सीएसआर है, अच्छी बात है, हेल्थ और सैनिटेशन पर 29%, लेकिन 9%, सिर्फ 9% यहां पर एनवायरनमेंट पर खर्च किया गया है, जो कि एक चिंताजनक बात है। इनफैक्ट एनवायरनमेंट का हिस्सा बढ़ना चाहिए। तो यहां सेक्शन 135 जो है उसका क्लॉज 5 क्या कहता है कि जो कंपनीज हैं उन्हें सीएसआर करना चाहिए अपने लोकल एरियाज में, मतलब उन्हें लोकल एरियाज को प्रायोरिटी में रखना चाहिए। ठीक है, बात अच्छी है, लेकिन यहां पर एक अशोका यूनिवर्सिटी, इसकी एक रिपोर्ट क्या कहती है कि जो 54% सीएसआर आपको दिखता है, 54% सीएसआर वो ऐसी कंपनियां करती हैं जो कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, कर्नाटका और गुजरात में। तो अगर इस हिसाब से देखें तो ज्यादातर सीएसआर सिर्फ इन्हीं राज्यों में होगा, और जो राज्यों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है जैसे यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, तो ये राज्य पीछे रह जाएंगे। एक बात यहां पर समझने को मिलती है कि सीएसआर को लेकर बैलेंस बनाने की बहुत जरूरत है। एक बैलेंस बनाना पड़ेगा आपको सीएसआर में कि पूरे भारत में एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो भी स्पेंडिंग कर रही हैं कंपनियां उनको लेकर। अब यहां पर एक बात पर और ध्यान दिया गया है कि जो ये कंपनीज हैं, इन कंपनीज के द्वारा जो सीएसआर किया जा रहा है, तो ज्यादातर देखा जा रहा है यही कंपनीज अपने कोई ट्रस्ट खोल लेती हैं और उन्हीं ट्रस्ट में पैसा सीएसआर के तौर पर भेज देती हैं। तो यहां पर एक बहुत बड़ा लूप होल देखने को मिलता है कि कंपनीज अपना ही ट्रस्ट खोल देती हैं और अपने ही ट्रस्ट में पैसा भेज देती हैं। तो क्या वाकई में जनता का कल्याण हो रहा है यहां से? तो ये कहना मुश्किल है। इसके साथ साथ
जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनवायरनमेंट में जो सीएसआर है वो काफी कम है यहां पर। इसके अलावा जो मॉनिटरिंग की बात की गई है, मॉनिटरिंग और रेगुलेशन की, तो इसमें जो मिनिस्ट्री है वो है कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री। और इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जो कंपनी सीएसआर कर रही हैं, पावर उनके बोर्ड के पास है, और एनुअल रिपोर्ट जो है वो बोर्ड तैयार करके कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री को भेज देता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये मिनिस्ट्री प्रॉपर स्क्रूटनी करती है, क्या थर्ड पार्टी ऑडिट प्रॉपर होता है इन कंपनीज का, तो ये सवाल के घेरे में है। इसके अलावा ये देखा गया है कि ज्यादातर केसेस में जो सीएसआर है, जो सीएसआर की रिपोर्ट आती है, वहां देखा जाता है कि क्या ओवर स्पेंडिंग हुई, क्या अंडर स्पेंडिंग हुई, क्या स्पेंडिंग हुई भी या नहीं, लेकिन यह नहीं देखा जाता कि क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग क्या है। क्वालिटी मतलब क्या वाकई में वो पैसा समाज की भलाई के लिए खर्च हो रहा है, या फिर कंपनीज ने अपना ट्रस्ट बनाकर वहां पैसा डाइवर्ट करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो मैंने बताया आपको, नॉन स्पेंड, अंडर स्पेंड और ओवर स्पेंड की बात तो होती है, लेकिन क्वालिटी की बात यहां पर नहीं हो रही है। अब यहां पर राइटर का कहना है कि क्या अच्छा हो सकता है। तो राइटर का कहना है कि कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री को एक नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए, जहां पर कि सभी राज्य जो हैं वो अपने उन प्रोजेक्ट्स को लिस्ट करें जहां पर सीएसआर का पैसा खर्च हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एमसीए ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने एक नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, और वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार अपना कोई ऐसा प्रोजेक्ट वहां लिस्ट करती है कि भाई हमारा ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, अगर इसमें पैसा मिलेगा हमें सीएसआर का, तो यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, या गरीब बच्चों की पढ़ाई को स्पॉन्सर किया जाएगा। तो इस तरह का एक प्लेटफॉर्म बनाने की यहाँ पर जरूरत है। तो राइटर का कहना है एक नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जैसे एमसीए बनाए, और यहां पर जितने भी स्टेट्स हैं वो अपने प्रोजेक्ट की लिस्टिंग यहां पर करें सीएसआर फंड के लिए। साथ ही साथ यहां पर जरूरत है कि एनवायरनमेंट में ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च किया जाए, तो 25% एटलीस्ट एनवायरनमेंट में खर्चे करने की जरूरत है सीएसआर के पैसे का। और इसके अलावा 2018 में यहां पर एक कमिटी का जिक्र किया गया है। कमिटी थी 2018 में इंजेती श्रीनिवास कमिटी, और श्रीनिवास कमिटी, ये आपके प्रीलिम्स के लिए जरूरी है कि इनमें से कौन सी कमिटी है जो सीएसआर के लिए बनाई गई थी या सीएसआर में सुधार करने के लिए बनाई गई थी, तो वो इंजेती श्रीनिवास कमिटी थी। कमिटी ने काफी रिकमेंड किया था, काफी कुछ, जैसे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट इसमें शामिल होंगे, और लोकेशन क्या होगी उनकी, कौन कौन सी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज होंगी, राइट, उनका ऑडिट अच्छे से अच्छे किया जा सके थर्ड पार्टी के द्वारा। ये सारी रिकमेंडेशंस को फॉलो करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कुल मिलाकर इस पूरे अगर एडिटोरियल का हम एक निचोड़ देखें, तो यहां पर एक खुशखबरी यह है कि सीएसआर बढ़ा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं है ये पता लगाने के लिए कि वाकई में इन कंपनीज को प्रॉफिट हो रहा है, या जो कंपनीज अभी तक सीएसआर नहीं कर रही थी उन्होंने शुरू कर दिया है। चलिए, जिन कंपनियों ने सीएसआर अभी भी शुरू भी किया है तो वो भी एक अच्छी बात है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स, बहुत सारे लूप होल्स हैं, जैसे कि कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स पर खर्चा कम हो रहा है, उन पर बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ कुछ कंपनीज अपने ही ट्रस्ट में पैसा डाइवर्ट कर रहे हैं, उसे बंद किया जाना चाहिए, और एक थर्ड पार्टी ऑडिट निष्पक्ष तरीके से किए जाने की जरूरत है, और बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रिफॉर्म्स की यहां पर जरूरत है। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि आईएएस, पीसीएस, यूजीसी नेट, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक, दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne, तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार करें। पीडीएफ नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट एमसीक्यूज, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panesia Tutor for your successful and bright future.